रिबॉर्न ऑफ माई डेविल पिया। एपिसोड 39। नियति के कमरे में मौजूद थी। धीरे धीरे नियति अपनी आंखें खोलता है तो सबसे पहले उसकी नजर अपने बेटे पर जाती है जो बेहोशी की हालत में लेटा हुआ था। नियति उसकी तरफ करवट लेकर उसे अपनी बाहों में भर लेती है और नियति की आंखों से बेहद आंसू बहने लगते हैं। वही अपनी मां का स्पर्श पाकर आरव से अपनी आंखें खोल देता है। ये सब देखकर पूरा परिवार खुश हो जाता है कि भले ही नियति को अभियान ने अपनाया नहीं था लेकिन उसका बच्चा हमेशा से अपनी मां के लिए पजेसिव रहा था। आज दोनों माँ बेटे एक दूसरे को देखकर लाड प्यार कर रहे थे। अभियान उल्टे पैर लेकर कमरे से बाहर निकल जाता है। अभियान को इस तरह जाता देखकर रेहान और अभिमन्यु एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वह दोनों भी कमरे से बाहर चले जाते हैं। वही सब लोग नियति से मिलते हैं। नियति भी सबसे मिलती है लेकिन नियति की नजरें इतना सब कुछ होने के बाद भी अभियान को ढूंढ रही थी। शायद इसे एक पत्नी का प्यार कहते हैं जो अपना पति लाख बुराइयां कर ले या लाख में यातनाएं दे दे या लाख हमारे साथ गलत व्यवहार कर ले लेकिन हमारी नजरें और हमारा दिल हमेशा उसे ही ढूंढता है। हाल में जैसे ही अभियान अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ता है उसे पीछे से अभिमन्यु की आवाज सुनाई देती है। जब तू जानता है कि तूने गलत किया है भाभी के साथ तो माफी नहीं मांग सकता उनसे, उन्हें मना नहीं सकता, उनसे अपने रिश्ते के लिए एक मौका नहीं मांग सकता तो कैसा पति और पिता है तू। अरे एक लड़की ने तुझे धोखा क्या दिया, तूने सारी दुनिया को कसूरवार साबित कर दिया और इन सब में नियति भाभी का तो कोई दोषी नहीं था। तूने उन्हें बिन मतलब में सजा दी। अभिमान अगर तू चाहता है ना कि तेरी जिंदगी संवर जाए तो नियति भाभी के पैर पड़कर माफी मांग ले। उनसे अपनी पत्नी से माफी मांगने में कोई बुराई नहीं होती। लक्ष्मी होती है वह हमारे घर की, अगर हम अपनी लक्ष्मी के पैर पड़कर माफी मांगती लेती है ना तो हमारी इज्जत शान में कोई कमी नहीं आ जाती है। और जो तूने भाभी के साथ किया उसके बाद तो तुझे अपनी नाक रगड़नी चाहिए उनके सामने। अभिमन्यु की कड़वी बातें सुनने के बाद अभियान अभिमन्यु की तरफ देखकर कहता है मैं जितना गलत नियति के साथ किया है उसके बाद तुझे लगता है कि नियति मुझे माफ करेगी या वह मेरे साथ फिर से एक रिश्ते में रहेगी या मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करेगी। सनम तू तो फिर आप हम औरतों को समझ ही नहीं पाए। भाई हम लोग गर्लफ्रेंड कैसी भी हूँ लेकिन हम बीवियां सच्ची होती हैं। हम हमारे पति की 1000 गलतियों को भी माफ कर देते हैं क्योंकि हमें अपना रिश्ता बचाना होता है और आपके और भाभी को जोड़ने के लिए तो आरव है, आप आरव के साथ भाभी से जोड़ सकते हैं। अभिमान सनम और अभिमन्यु की बातें सुनकर तुरंत वहां से नियति के पास चला जाता है क्योंकि माफी तो वह भी नियति से मांगना चाहता था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह नियति के सामने जा सके, इसलिए वह कमरे से बाहर आ गया था। धीमे धीमे कदमों से अभियान नियति के कमरे में जाता है। नियति की नजरें अभी भी कमरे के गेट पर लगी हुई थी क्योंकि उसे एहसास था कि अभियान आसपास ही है लेकिन बस के बारे में कोई बात पूछना नहीं चाहती थी। वही जब वह अभियान को कमरे में आता देखी है तो अपनी आंखें बंद कर लेती है लेकिन अभियान देख चुका था तो उसके आने से पहले नियति की आंखें खुली हुई थी। फिर वह उसके बगल में सो रहे अपने बेटे को देखा है जो कितनी चैन से सो रहा था, वरना पिछले 3 महीना में उसके बच्चे ने खाना पीना और सोना तक छोड़ दिया था। अभिमान नियति के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है बात करना चाहते हैं आपसे, थोड़ी देर बात कर लीजिए, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। अभियान के इतना सब बोलने पर भी नियति की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अभियान एक बार फिर कहता है नियति हमारी बात तो सुन लीजिए, हमारे गुनाह की हमें माफी तो मांग लेने दीजिए। लेकिन इस बार भी नियति की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अभिमान गहरी सांस लेकर कहता है अगर आपने हमसे बात नहीं की तो हम अभी के अभी आरव को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। अभियान की बात सुनकर नियति एक झटके में अपनी आंखें खोल देती है और कहती है हिम्मत भी मत कीजिएगा हमारे बच्चे को हाथ लगाने की, वरना आज तक आपने सिर्फ एक पत्नी को देखा था, आज आप एक मां को देखेंगे। और कसम खाकर कहते हैं गंगा मैया की आप एक मां को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अभिमान नियति के पैरों के पास बैठकर कहता है माफ कर दीजिए नियति, गलती हो गई हमसे और गलती नहीं गुनाह हुआ है लेकिन पहले और आखिरी गुनाह समझकर माफ कर दीजिए। हम वचन देते हैं आपको आगे से हम कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपको या किसी और को कोई भी तकलीफ हो। हम भी अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, हम भी खुश रहना चाहते हैं लेकिन काशी में जो किया उसके बाद हम किसी पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। नियति गुस्से में अभियान की तरफ देखती है। नियति की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल खून की तरह हो गई थी। नियति गुस्से में अभियान की तरफ देखकर बोलती है अगर काशी ने गलत किया था तो हमारी क्या गलती थी, हमें किस गुनाह की सजा मिली, जिसे गलती की थी उसे तो आप सजा नहीं दे पाए। आपकी कैसे वह भाग कैसे गई, कैसे भागकर वह अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी है, अपनी जिंदगी में खुश है, तो आप क्यों उसके जाने का मातम मना रहे हैं। और आपको उसके जाने का मातम ही मानना था तो आपको हमसे शादी करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आपकी जरूरत पूरा करने के लिए तो आपको बाजार में बहुत कुछ मिल जाएगा। नियति की बात सुनकर अभियान अपना सर शर्मिंदगी से झुका लेता है। नियति अभियान की तरफ देखकर कहती है नहीं माफ कर सकते हम आपको, अगर आपको माफी चाहिए तो माफी कमाए और डरा धमकाकर आप माफी हासिल नहीं कर सकते। और हाँ अब जाए यहाँ से, हमें सोना है।
नियति के इतना सब कुछ सुना देने पर भी अभियान वहीं बैठा रहता है। रात का वक्त हो चुका था, सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर करने जा ही रहे थे कि उन्हें कमरे से आता अभियान दिखाई देता है, जिनकी बाहों में इस वक्त नियति थी। नियति को लाकर वह वही सोफे पर बैठा देता है और पूरे परिवार की तरफ देखकर कहता है, यहाँ ये सब लोग, पूरा मित्तल परिवार, रावत परिवार और सूरज प्रिया वहां आकर खड़े हो जाते हैं। अभियान सब की तरफ देखकर कहता है, मैं अभियान राजेंद्र मित्तल अपनी परिवार, अपने पिता, अपनी दादी को साक्षी मानकर अपनी पत्नी नियति अभियान मित्तल से मन की मानता हूँ। मैं आपके पैर पड़कर कहता हूँ, जो गलती इस बार मुझसे हुई आगे कभी नहीं होगी। नियति अभियान अपने सर को नियति के कदमों में रख देता है। ये देखकर नियति अभियान को अपने कदमों में से उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अभियान अपने सर को नियति के पैरों पर रखा हुआ था। सबकी आंखों में नमी थी, लेकिन अभिमन्यु बिना किसी भाव के अभियान को देख रहा था, क्योंकि अभिमन्यु जानता था अब अभियान को जब अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वह कुछ भी करके नियति से माफी मांग कर रहेगा। अगर अभियान की जिंदगी में कोई सच्चा इंसान आ जाता है जिससे अभियान प्यार करने लगता है तो वह उसके लिए अपनी जान तक दे देता है। और अब अभियान को एहसास हो गया था कि उसने नियति के साथ बहुत गलत किया है और आप वह नियति को किसी भी कीमत पर अपने दिल, अपने घर, अपनी जिंदगी में वापस लाकर रहेगा। सनम नम आंखों से अपने भाई को देख रही थी, क्योंकि आज तक उसने कभी भी अपने भाई को जुटे हुए नहीं देखा था, लेकिन आज उसके भाई की एक गलती है, उसे अपनी पत्नी के कदमों में झुका दिया था। लेकिन उसके भाई ने गलती इतनी बड़ी करी थी कि अगर आज उसका भाई पैर पड़कर माफी नहीं मांगता, सनम भी उसका कभी माफ नहीं करने वाली। नियति अभिमान को अपने पैरों से दूर करके कहती है, प्लीज अभिमान, ऐसा मत कीजिए, पति हैं आप मेरे कदमों में इस तरह अच्छे नहीं लगता, आप तो हमेशा वही खड़ूस अभिमान ही अच्छे लगते हैं। मैं इस अभियान को अपना जीवन साथी बनाया था, मुझे यह अभियान नहीं चाहिए जो अपनी पत्नी के कदमों में अपना कर रख दे, मुझे तो वही एटीट्यूड अभियान चाहिए। अभिमान नियति को अपने सीने से लगा लेता है। तभी सनम सब की तरफ देखकर कहती है, अगर आप लोगों ने इन दोनों का ये रोमांटिक सीन देख लिया है तो प्लीज मुझे खाना दे दो, भूख लगी है। सनम के इस तरह बोलने पर सब लोग खुश हो जाते हैं और वहां से डाइनिंग टेबल पर चले जाते हैं। अभियान नियति की गोद में अपना सर रखकर कहता है, आज मैं आपको वचन देता हूँ नियति, आज से अभियान की जिंदगी में सिर्फ दो औरतें रहेंगे, एक मेरी बहन और दूसरी आप। अगर तीसरी कभी हमारी जिंदगी में आई तो वह हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी। नियति एकदम से अभियान के सर को अपनी गोदी में से हटकर रहती है, अभी मैं आपको माफ किया नहीं क्या, तीसरी को लाने की बात करने लगे। अभिमान मुस्कुराकर नियति की नाक पकड़कर कहता है, अरे पागल, मैं तो हमारी बेटी की बात कर रहा था, वह तीसरी औरत होगी ना मेरी जिंदगी में आने वाली। नियति मुस्कुराकर अभियान के सीने से लग जाती है। फिर अभियान नियति को अपनी बाहों में उठाकर उसे उसके कमरे में लेकर चले जाता है, क्योंकि नियति को भी आराम की सख्त जरूरत थी। धीरे धीरे शक्ति जिंदगी में खुशी आने लगते हैं और सब हंसी खुशी वापस एक साथ रहने लगते हैं। मित्तल फैमिली भी वापस इंडिया सेट हो गई थी और निकिता भी अपने पति के साथ शिफ्ट हो गई थी। कुणाल समर की शादी हो गई थी, निकिता की भी शादी हो गई थी, लेकिन जिस निकिता की शादी हुई थी उसका पहले से किसी और लड़की के साथ अफेयर था। जब ये बात निकिता को पता चली तो उसने अपने पति को तलाक दे दिया। अब वह अकेली रहकर अपनी जिंदगी की रही है अपने परिवार के साथ, क्योंकि उसे उसका सच्चा जीवन साथी नहीं मिला। निकिता के दिल में तो कुणाल बसा था, लेकिन जब कुणाल ने अपनी बचपन की दोस्त से शादी कर ली तो निकिता ने उसकी खुशी के लिए उसे अकेला छोड़ दिया और अपने पापा के दोस्त के बेटे से शादी कर ली। लेकिन कहते हैं ना कि जब जिंदगी देती है तो दोनों हाथों से देती है और जब है तो दोनों हाथों से छीन लेती है। यही सब निकिता के साथ हुआ। अपनी शादी के 3 महीने बाद ही निकिता को पता चल गया था कि उसके पति का किसी और के साथ अफेयर है और उससे शादी भी करने वाला है। निकिता ने उन दोनों का रास्ता साफ कर दिया और अपने पति को तलाक दे दिया, क्योंकि वह दो के बीच में तीसरी नहीं बनना चाहती थी। अब वह अकेली अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन निकिता की यह हालत कुणाल से बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन आप कुणाल भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा था। धीरे धीरे वक्त बेचने लगता है। सनम और अभिमन्यु के जुड़वा बच्चे हुए थे। बेटी का नाम मन्नत रखा गया था। अभिमन्यु का बेटा मन्नत से 10 मिनट बड़ा था, जिसका नाम सबने मिलकर युवराज रखा था। युवराज पूरी तरीके से अभिमन्यु के ऊपर गया था। वह छोटे से ही बहुत खड़ूस टाइप का था। 25 साल बाद सबकी जिंदगियां खुशनुमा चल रही थी। सब अपनी अपनी लाइफ में खुश थे। सबको अपना मनपसंद का जीवन साथी मिला था। वही एक बड़े से कमरे में एक लड़की बेड पर सोई हुई थी। उसके पास चारों तरफ बेड पर बिखरे हुए थे। उसके चेहरे की मासूमियत उसके चेहरे की रौनक को बढ़ा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में होती चंचलता इस बात का सबूत थी कि वह जितनी मासूम है उससे कहीं ज्यादा नटखट और शैतान है। तभी उसे लड़की के कमरे का दरवाजा खुलता है और कमरे में एक साथ 4 लड़के इंटर करते हैं। उसे लड़की को इतने आराम से और प्यार से सोता हुआ देखकर उन चारों लड़कों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। चारों लड़के थे युवराज रावत अभिमन्यु का बेटा, आरव मित्तल अभियान का बेटा, अथर्व रावत रेहान का बेटा, आदित्य सिंघानिया सूरज का बेटा,
इन चारों लड़कों की जान थी हमारी मासूम सी मन्नत, चारों भाइयों की लाडली और सबसे ज्यादा इस घर की शैतान, क्योंकि अकेली बेटी जो थी परिवार की, तो सबसे ज्यादा शैतानी भी उसके अंदर थी। लेकिन जब गुस्सा आता था तो अच्छे अक्षरों की हालत खराब कर दिया करती थी। उसके गुस्से से सब बहुत डरते थे, क्योंकि सबको मालूम था कि जब उसे गुस्सा आता है तो वह गुस्से में बिल्कुल सनम पर चली जाती है। इसीलिए ज्यादातर सब लोग उसकी हर एक बात को मानते थे। वह जितनी मासूम और चंचल थी, उससे भी कहीं ज्यादा वह इंटेलिजेंट थी। चारों उसके आसपास आकर बैठ जाते हैं। तभी युवराज की आवाज मन्नत के कानों में जाती है, उठ जाओ गुड़िया, कब तक सोती रहोगी? आज तो तुम्हारे कॉलेज का फर्स्ट डे है ना, अगर तुम लेट हो गई तो तुम वहां नए फ्रेंड्स कैसे बनाओगी और नई नई शैतानियां कैसे करोगी? युवराज की बातें सुनकर बाकी के तीनों लोग हंसने लगते हैं। तभी उन चारों के कान में एक रूठी हुई आवाज पड़ती है, आप बहुत गंदे हो भाई, आप सब लोग हमेशा मुझे परेशान करते हो। मैं दादू से आप चारों की शिकायत करूंगी और फिर देखना डैडी और दादू दोनों मिलकर आपको मारेंगे। फिर मेरे पास मत आना कि मन्नत बचा लो। चारों रूठी हुई मन्नत की तरफ देखते हैं तो मन्नत अपना मुंह खुलकर वहां से बाथरूम की तरफ चली जाती है। वह चारों उठकर मन्नत के कमरे को सही करते हैं और उसके बाद कमरे से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन युवराज वहीं रहकर उसके कपड़े निकालकर बेड पर रख देता है और कॉलेज के लिए उसका बैग रेडी कर देता है और उसके फोन को चार्ज पर लगा देता है। सब चीज परफेक्ट करने के बाद वह वहां से बाहर निकल जाता है। अद्विक और निमिषा जब अपने मेंशन वापस पहुंचते हैं तो आकाश हाल में बैठा उन दोनों का इंतजार कर रहा था। आकाश जैसे ही अद्विक को देखा है, बॉस के पास भाग कर आता है और कहता है, भाई दादाजी को हार्ट अटैक आया है, वह आपको याद कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अद्विक एक नजर आकाश की तरफ देखकर कहता है, मुझे उनसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वह तुम्हारे दादाजी ने, तुम चाहो तो जा सकते हो, लेकिन मुझे उनका कोई भी रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब मैं 8 साल की उम्र से सड़कों पर भटक रहा था तभी तो वह मेरे पास आ सकते थे ना। मुझसे कहता, चल तुझे उसे घर में नहीं जाना तो मेरे साथ चल, मेरे साथ रहे, मेरे लिए अपने बेटे को छोड़ सकते थे ना, लेकिन उन्होंने अपने बेटे और बहू को चुना था, तो अब मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। अगर वह मर भी जाते हैं तभी मैं नहीं जाऊंगा। अगर इस बारे में किसी ने मुझसे बहस करने की कोशिश करी तो मेरे गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहे। अद्वैत की बात सुनकर निविशा और आकाश दोनों उसका चेहरा देखने लगते हैं, क्योंकि आकाश भी समझ गया था कि अद्वैत के साथ जो कुछ भी हुआ है उसे बुलाने इतना आसान नहीं है, और शायद अगर आकाश भी अद्वैत की जगह होता तो वह कभी भी उन लोगों को माफ नहीं करता। इसीलिए वह बिना अद्वैत की तरफ देख वहां से चला जाता है। निविशा अद्वैत की तरफ देखकर कहती है, एक बार आपको जाकर मिलना चाहिए, कम से कम आप उनके सामने जाकर उन्हें उनकी गलती का एहसास तो कर सकते हैं, ना कि उन्होंने क्या खाया है इस बात का। आप वही गलती क्यों करना चाहते हैं अद्वैत, जो गलती दादाजी ने या आपकी बाकी फैमिली ने की थी? अद्वैत निविशा की तरफ अपनी ठंडी आंखों से देखकर कहता है, मुझे उनसे या उनके परिवार से कोई मतलब नहीं है, वह जिए या मरे या कुछ भी करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मतलब सिर्फ मेरी माँ से था, है और रहेगा। उन लोगों ने धोखा किया था मेरी माँ के साथ और उसे धोखे की सिर्फ एक सजा है, अगर वह मर भी जाते हैं ना तब भी मैं वहां नहीं जाऊंगा। और वहां से सीधा अपने कमरे में चला जाता है। हॉस्पिटल। आकाश हॉस्पिटल पहुंच चुका था। जब धनुष की आकाश की तरफ देखते हैं तो आकाश नामे अपनी गर्दन हिलाकर कहता है, उन्होंने आने से मना कर दिया, उन्होंने कहा आपसे ये दादरी से उनका कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए कोई या नहीं आएंगे। धनुष की आकाश की तरफ देखकर कहते हैं, मुझे एड्रेस दे, मैं बात करूंगा उससे। आकाश उनके सामने हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या बात करना चाहते हैं आप उनसे? 8 साल के थे भाई जब वह घर छोड़कर गए थे, आपने एक बार भी उन्हें मना कर लाने की कोशिश की या उनके आसपास रहने की कोशिश की? कुछ नहीं किया आप लोगों ने तो। किस हैसियत से आप लोग चाहते हो कि भाई आपको माफ कर दे या आपके साथ आकर रहने लगी या आपसे मिलने आए? अगर भाई की जगह मैं भी होता ना तो मैं भी कभी नहीं आता। अगर आपने मेरी माँ को धोखा दिया होता तो मैं भी आपसे पैसे ही नफरत करता जैसे भाई आपसे नफरत करते हैं। डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं कि उनकी कंडीशन अब पहले से बेटर है और वह खतरे से बाहर है, लेकिन वह किसी अद्वैत से मिलना चाहते हैं। आकाश गहरी सांस लेकर दादाजी के कमरे में चला जाता है। वहीं दादी माँ कीर्ति जी और धनुष की एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता था, लेकिन अब एहसास होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अद्वैत के दिल में उन सब के लिए बेपनाह नफरत थी और वह नफरत कभी मोहब्बत में तो बदल नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी माँ के साथ गलत हुआ था और उसके पिता ने उसकी माँ के साथ गलत किया था। जब वह घर छोड़कर गया तो उसे लेने नहीं आए। हर चीज में सबने गलती की थी और बचपन से लेकर आज तक अद्वैत के दिल के जख्म नासूर बन चुके थे, अब जो कभी नहीं भरने वाले थे। आकाश दादाजी के पास जाकर स्टूल पर बैठ जाता है। दादाजी उसकी तरफ देखकर कहते हैं, अद्वैत आया? आकाश ना में अपनी गर्दन हिलाकर कहता है, वह नहीं आए और ना कभी आएंगे। नफरत करते हैं वह आप सबसे, आप सब ने उनसे उनका बचपन छीन लिया, उनसे उनकी माँ को छीन लिया, तो आप लोग किस हक से अपने अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं? वह खुश है भाभी के साथ, तो क्यों तुम सब लोग उनकी जिंदगी पर बात करना चाहते हो? उन्हें रहने दीजिए ना, कुछ कहीं ऐसा ना हो आप दोनों के बीच की कड़ी बनते बनते मैं मेरे भाई को खो दूं, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा।
दादाजी आकाश के हाथ को अपने हाथों में लेकर कहते हैं, मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, मैं एक बार उससे माफी मांगना चाहता हूँ। माफ करना ना करना उसकी मर्जी होगी, पर मुझे माफी मांगने का मौका तो मिलना चाहिए। मैं नहीं जानता मेरी जिंदगी कितने दिन की है, मैं अपने दिल पर बोझ लेकर नहीं जाना चाहता बेटा आकाश। मैं ये बात उन्हें बता दूंगा, आपसे मिलना न मिलना उनका फैसला होगा और आप फिक्र ना करें। आकाश कमरे से बाहर आकर ब्रांच पर बैठ जाता है, जहां इस वक्त धनुष की कीर्ति जी और दादी माँ बैठे थे। आकाश उन तीनों की तरफ देखकर कहता है, आप सबने जो भाई के साथ किया है ना, उसके बाद उनका आपसे नफरत करना बिल्कुल ठीक है, और मैं अपने मन ही माँ अपने भगवान से दुआ करता हूँ कि वह कभी आपको माफ ना करे, कभी नहीं। एक 8 साल के बच्चे की जिंदगी पर बात कर दिया आप लोगों ने अपनी अपनी ख्वाहिशों के लिए। पापा आप रहते हो ना, क्या भाई से बहुत प्यार करते हैं आप, भाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप भाई से इतना ही प्यार करते ना, तो माँ से शादी करने के बाद उन्हें अपने घर छोड़कर भाई के पास जा सकते थे, उनके साथ रह सकते थे। भाई नहीं चाहते थे कि आप माँ के साथ रिश्ता रखो, तो आपने अपनी पत्नी का दर्जा देकर भाई के साथ एक पिता का फर्ज निभा सकते थे। दादी माँ अगर यह नहीं जा सकते तो आप और दादाजी तो जा सकते थे ना, लेकिन आप सब ने अपना अपना स्वार्थ देखा। लेकिन भाई जो कर रहे हैं ना, वह बिल्कुल ठीक है और यह होना भी चाहिए। आकाश की बात सुनकर कीर्ति जी वहां से उठकर बाहर की तरफ चली जाती है। वहीं धनुष जी दादाजी से मिलने के लिए उनके कमरे में चले जाते हैं और दादी माँ अपनी आंखें बंद करके वहीं बैठ जाती हैं। सच्ची तो कह रहा था आकाश, उन सब ने मिलकर एक मासूम लड़के को जानवर बनने पर मजबूर कर दिया, एक शैतान बन गया। वह आपको शैतान, उन सब से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। उसके अंदर की भावनाएं, फीलिंग सब कुछ खत्म हो चुका है, आप जो कभी भी वापस नहीं आ सकता। अगली सुबह अद्विक और निविशा डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, तभी वहां आकाश आ जाता है। आकाश को देखकर निविशा उससे पूछता है, आकाश दादाजी की तबीयत कैसी है? एल भाभी पहले से बेटर है और वह खतरे से बाहर है। एल भाई आपसे एक बात कहूँ, आप मानोगे? अद्विक अगर यह बात दादाजी से मिलने से रिलेटेड है तो सॉरी, मैं उनसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ना ही मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि ना वह मेरे अपने हैं और ना ही मेरा परिवार, तो मैं उनसे क्यों मिलूं, और अजनबियों से मिलना अद्विक की फितरत नहीं है। भाई पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। अद्विक बोलो, क्या बोलना चाहते हो? भाई दादाजी एक आखिरी बार आपसे मिलना चाहते हैं, उसके बाद वह कभी आपसे नहीं मिलेंगे। वह आपसे मिलकर माफी मांगना चाहते हैं, अपने किए गए हर एक गुनाह का प्रायश्चित करना चाहते हैं। मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करी जाती है, ऐसा कहा जाता है, तो आप उनकी आखिरी इच्छा समझकर ही उनसे एक बार मिल लीजिए। मैं आपको उसे घर में जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं चाहता हूँ कि आप हॉस्पिटल में उनसे मिल लीजिए। अद्विक आकाश की तरफ देखकर बोलता है, मैं उनसे नहीं मिलना चाहता और यह मेरा आखिरी फैसला है। जैसे मैं तड़प था अपनी माँ के लिए, वैसे ही अब मैं उन्हें तड़पते हुए देखना चाहता हूँ मुझसे मिलने के लिए। निमिषा अद्विक के हाथ पर अपना हाथ रखकर रहती है, मैं आपकी नफरत को समझती हूँ एडविक, लेकिन उनकी आखिरी ख्वाहिश समझकर ही उनसे मिल लीजिए। मैं किसी की बद्दुआ नहीं लेना चाहती हूँ। अद्विक निविशा की तरफ गुस्से से देखा है और कहता है, तुम्हें पूरी बात नहीं पता है, अभी जिस दिन तुम्हें पूरी बात पता चल जाएगी ना, नफरत करोगी तो उसे फैमिली से। मैं आज तक अपने मन की बात किसी को नहीं बताई, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं उन बातों को भूल गया हूँ। मुझे आज भी वह याद है, वह धोखा याद है, मेरी माँ की मौत याद है। निविशा आद्विक का हाथ पकड़कर कहती है, मैं आपसे कह भी नहीं रही कि आप भूल जाओ सब कुछ, मैं बस ये कह रही हूँ एक बार मिलकर उन्हें ये दिखा दो कि उन लोगों से अलग रहकर भी आप खुश हो। उन लोगों ने आपको छोड़ दिया, तभी आप जिंदा हो और इतने सक्सेसफुल हो कि आपसे मिलने के लिए लोग सालों पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं। उन्हें बता दीजिए कि उन लोगों ने आपकी माँ के साथ धोखा किया था, जिसका बदला अब आप उन लोगों से लोग आपको पता है। देख, इमोशनल बदला सबसे बड़ा बदला होता है। आप धन दौलत प्रॉपर्टी सब कुछ छीनोगे ना, तब भी वह सरवाइव कर लेंगे, लेकिन जब वह अपने सामने अपने बेटे को, अपने पोते को खुद से नफरत करते हुए देखेंगे ना, तो वह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। निमिषा और आकाश दोनों ही उम्मीद से अद्विक को देख रहे थे। अद्विक उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, मैं उन्हें कुछ भी साबित करने के लिए तुम दोनों के साथ नहीं जा रहा, मैं वहां इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मेरी पत्नी और मेरा छोटा भाई ऐसा चाहता है। मेरे भाई का इन सब में कोई हाथ नहीं था और ना ही उसकी कोई गलती है। मैं सिर्फ तुम दोनों के लिए जा रहा हूं और यह पहली और आखिरी बार है। आगे से तुम दोनों मुझे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करोगी, वरना अद्विक के गुस्से को तुमसे बेहतर निविशा कोई नहीं जानता। आकाश निविशा दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तीनों लोग वहां से अद्विक की गाड़ी में बैठ हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। अद्विक की गाड़ी के आगे 7 गाड़ियां थी, अद्विक की गाड़ी के पीछे 10 गाड़ियां थी और बीच में अद्विक की गाड़ी थी। उसका और उसका प्रेजेंस इतना खतरनाक था कि रोड पर चलने वाले लोग भी साइड होकर खड़े हो गए थे, क्योंकि अद्विक की गाड़ी पर लगा अद्विक के नाम का लोगो इस बात का प्रतीक था कि यह काफिला अद्विक राय जादा का है।
लोगों के मन में एडविक का खौफ कितना था कि कभी भी कोई उसके साथ गद्दारी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वह सबसे 10 कदम आगे रहता था। कब कौन क्या करता है उसे सब कुछ पता था, लेकिन वह वक्त आने पर अपनी चाल चलता था, दूसरे को मौका देता था कि वह जो करना चाहता है कर ले। लेकिन जब अद्विक अपना वार करता था तो कोई भी उसके वार से बच नहीं सकता था। आद्विक का काफिला सिटी हॉस्पिटल के आगे आकर रुकता है। बॉडीगार्ड जल्दी से गाड़ी से निकालकर पूरे अस्पताल में तैनात हो जाते हैं। सब लोग हैरानी से बॉडीगार्ड्स को देख रहे थे, लेकिन जब बॉडीगार्ड की यूनिफॉर्म पर लगे लोगों को देखते हैं तो समझ जाते हैं ये कोई और नहीं डेविल किंग है। सब लोग वहां से अपने अपने वार्ड में चले जाते हैं। कोई भी अद्विक की नजरों में नहीं आना चाहता था। अद्विक असिस्टेंट और दोस्त कार्तिक जल्दी से वहां आता है और अद्विक की गाड़ी का गेट खोलना है। जैसे ही निविशा की नजरें कार्तिक पर जाती है, उसे अपना पिछला जन्म याद आ जाता है कि कैसे पिछले जन्म में उसकी वजह से कार्तिक की जान गई थी। यही सब याद आकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह न आंसुओं को अपनी आंखों से बाहर नहीं आने देती, क्योंकि अद्विक उसे 100 सवाल करता। अद्विक गाड़ी से बाहर आता है और फिर अपना हाथ आगे बढ़ा करने निविशा को बाहर निकलता है। आगे की सीट से आकाश बाहर आता है। अद्विक और निविशा बराबर में चल रहे थे और अद्विक के एक साइड कार्तिक चल रहा था और दूसरी साइड आकाश चल रहा था और उसके पीछे 10 बॉडीगार्ड चल रहे थे। उसका और इतना खतरनाक था कि देखने वालों की रूह कहाँ गई थी। वहीं जैसे ही बोलो दादाजी के वार्ड के आगे आते हैं, अद्विक को इतने सालों बाद अपने सामने देखकर दादी माँ धनुष जी और कीर्ति जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अद्विक बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे बात के अंदर चला जाता है। अद्विक, आकाश, कार्तिक और निमिषा के अंदर जाते ही बाकी के लोग भी अंदर आ जाते हैं। अद्विक दादाजी के पास आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन अभी तक उसने एक लफ्ज नहीं बोला था। तभी आकाश दादाजी को आवाज देकर कहता है, दादू देखिए भाई आपसे मिलने आए हैं। जैसे ही दादाजी के कानों में यह आवाज आती है, दादाजी एक झटके में अपनी आंखें खोल देते हैं। दादाजी अपना एक हाथ बढ़ाकर अद्विक के हाथ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो अद्विक 2 कदम पीछे हटे कहता है, मैं यहाँ सिर्फ अपनी पत्नी और अपने भाई के कहने से आया हूँ। आप लोगों से मिलने का मेरा कोई मन नहीं था। नफरत करता हूँ मैं आप लोगों से, यह बात तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बाबा, आप सब लोग मेरे भाई को हथियार बनाकर मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। मेरा सब कुछ तो आप लोगों ने छीन लिया, आप क्या छीनना चाहते हैं? कुछ नहीं है मेरे पास। और यह अद्विक वह 8 साल का बच्चा नहीं है जिसे आप पहले फैसला कर घर से भाग दो और मैं चला जाऊंगा। बातें सुनकर कीर्ति जी के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। वहीं धनुष जी और दादी माँ दादाजी हैरानी से अद्विक को देख रहे थे। अद्विक धनुष जी की तरफ देखकर कहता है, पूछिए अपनी पत्नी से, क्या उसने मुझे घर से बाहर नहीं निकला था? आधी रात को मैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर नहीं गया था, बल्कि आपकी दूसरी बीवी ने मुझे घर से बाहर फेंका था और मुझे ये बोला था कि मैं कभी लौटकर ना आऊं, क्योंकि यह सब कुछ उनके अपने बेटे का है। तो नहीं आया मैं कभी लौटकर। जब मेरा बाप ही मेरा नहीं रहा था, मेरा परिवार मेरा नहीं रहा था, तो मैं उसे धन दौलत प्रॉपर्टी का क्या करता? राघव समय की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और वहां से बाहर चला जाता है। अक्षय के मेंशन में अनिका की कर आकर रुकती है और अनिका कर से बाहर आकर उसे घर को देखते हैं और फिर अंदर चली जाती है। अक्षय अभी भी सोफे पर बैठा हुआ था। अपने सामने अनिका को देखकर वह हैरान होने का नाटक करता है। तभी उनका अक्षय के कॉलर को पढ़कर उसे अपने करीब करके कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माया के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाने की? तुम जानते हो तुम्हारी बीवी मैं हूँ, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, तो ये ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, समझे? अगर आज के बाद तुम्हारे मुंह पर मैं किसी दूसरी लड़की का नाम सुना तो जान से मार दूंगी तुम्हें और खुद भी मर जाऊंगी। अक्षय अनिका की कमर में अपना हाथ डालकर उसे खुद से चिपक लेता है और कहता है, जब मेरी शादी तुमसे हुई थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम जानती हो तुम्हें सुहागन के रूप में देखकर मेरी क्या हालत हुई थी, लेकिन तुम्हें तो मुझे सताने में, मुझे परेशान करने में मजा आ रहा था ना? अनिका, अगर मैं उसे वक्त आपको बताती भी ना, तभी आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते अक्षय, क्योंकि जो हालात थे उन्हें हालातों में विश्वास करना बहुत मुश्किल था। लेकिन मैं आपकी सच्चाई पूरी परिवार के सामने ला दी। क्या आपने उसे रात माया के साथ कुछ नहीं किया और दादाजी के कहने पर ही मीडिया ने आपकी और मेरी शादी को रिवील नहीं किया था? अब देखिए हम दोनों साथ हैं। एक घने अंधेरे जंगल में एक भूतिया हवेली की तरह उसे हवेली के हाल में एक आदमी अपने पैर 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 रख कर बैठा था और उसके सामने एक आदमी मरा हुआ पड़ा था और 2 आदमी उसके सामने बैठे तर तर कहाँ रहे थे। वह आदमी अपने आदमियों की तरफ देखकर कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे किसी भी हाल में वह लड़की वापस चाहिए, कहीं से भी लो, कुछ भी करो, लेकिन वह लड़की मुझे चाहिए। एक आदमी डरते हुए कहता है, मालिक हम उसे लड़की को नहीं ला सकते, क्योंकि उसे लड़की के आसपास बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रहती है। वह आदमी उसे आदमी के सीने पर एक लात मारता है, वह दूर जाकर गिरता है, वह अपनी मूंछों को
तार देकर कहता है उसे लड़की को तो यहाँ आना होगा क्योंकि वह हमारे खजाने की चाबी है और उसे हम ऐसे जाने नहीं दे सकते। हमने उसके माँ बाप को मार दिया इसलिए क्योंकि हमें उसे लड़की का पता चाहिए था, लेकिन उसके माँ बाप मर गए, लेकिन अपनी बेटी का पता नहीं बताया और अब हमें किसी भी कीमत पर वह लड़की चाहिए। कहीं से भी ढूंढो, कुछ भी करो, कोई कमजोरी कुछ भी, लेकिन वह लड़की 1 महीने के अंदर अंदर हमारे पास होने चाहिए। और वहां से सीढ़ियों की तरफ चला जाता है। अंधेरे में खड़ी वह औरत उसे आदमी को नफरत और घृणा भरी नजरों से देख रही थी और अपने मन में रहती है, प्लीज कान्हा जी वह लड़की कभी उनके हाथ ना लगे वरना यह उसकी हालत भी वैसे ही करेंगे जैसी उन्होंने उसे वक्त उसे लड़की की थी। पति तो है मेरा, लेकिन नफरत इतनी है किसकी मौत की दुआएं मांगती हूँ मैं, लेकिन आप भी तो मेरी दुआ नहीं सुनते। इसने पूरे गाँव की लड़कियों की जिंदगी नरक बना दी, सबको अपनी हवस का शिकार बनाया है, अब उसे मासूम लड़की को बर्बाद करना चाहता है। ये क्या, इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो इस राक्षस को मार सके, इसकी हस्ती को मिटा सके। अक्षय अनिका को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके माथे से अपना माथा मिलकर बोलता है, मैं डर गया था जान, ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। तुम नहीं जानती ये थोड़ा वक्त कितना बुरा बीता है मेरे ऊपर, अगर तुम मुझे इस वक्त सच बता देती ना तो शायद मेरी हालत जो अभी हुई थी वह ना होती। अनिका अपने दोनों हाथों को अक्षय के चारों तरफ लपेट लेती है और कहती है, एक दिन पहले तक मुझे भी यकीन नहीं था कि मुझे माया के खिलाफ कोई सबूत मिलेगा। जिस दिन माया ने आप पर इल्जाम लगाए थे और किसी ने आपकी बात का भरोसा नहीं किया था, उसे दिन भी मुझे आप पर ट्रस्ट था। मैं सिर्फ इसलिए चुप रही क्योंकि मैं सबूत पाना चाहती थी कि जो माया ने बोला वह गलत है। जो इंसान मेरे साथ रहते हुए कभी मुझे गलत तरीके से छू नहीं सकता, वह किसी लड़की के साथ इतना बड़ा काम तो बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन मेरा उसे वक्त चुप रहना माया की गलतफहमी थी। मैंने धीरे धीरे पता किया, फिर मुझे देवांश खुराना के बारे में पता चला। मैं दीवान से जाकर बात की, मैं उससे मिली तो उसने मुझे बताया कि माया और देवांश स्कूल टाइम से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन माया ने प्रॉपर्टी और नाम और शोहरत के लिए उसे धोखा दिया। वह अभी भी उसे साथ टच में थी, बट उसे शादी के नाम पर हमेशा ही डाल दिया करती थी। फिर मैं यह शादी रोकने आई, लेकिन तब तक आप मंडप में आ चुके थे तो मुझे माया की जगह लेनी पड़ी, क्योंकि अगर मैं सच बताती तब तक बहुत देर हो जाती, इसलिए मैं आपकी पत्नी बन चुकी थी। आप तो मुझे मंडप पर छोड़कर चले गए, लेकिन उसके बाद मैं सबको सच्चाई बताई। फिर देवांश ने जबरदस्ती माया से शादी कर ली और उसे अपने साथ लेकर आ। मैं मिली देवांश 1-2 बार, बहुत अच्छा इंसान है, वह पता नहीं कैसे माया जैसी लड़की के चक्कर में पड़ गया। अक्षय अनिका को अपने सीने से लगा लेता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में आने के बाद जैसे ही अनिका की नजर वहां की सजावट पर जाती है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस नहीं आ रही थी। अक्षय पीछे से अनिका को अपनी बाहों में भर के कहता है, ये सब तो मैं सिर्फ तुम्हें डराने के लिए किया था। मैं जानता हूँ अभी भी तुम्हें वक्त की जरूरत है, तो मैं आपको वक्त दूंगा जब तक खुद आप मेरी तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे। यह अक्षय राजपूत आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, मैं आपको किस करूंगा, आपके गले लगूंगा, सब कुछ करूंगा, बट पति होने का हक नहीं जताऊंगा। अनिका अक्षय के सीने से लग जाती है और अक्षय अनिका को खुद से दूर करके कहता है, सामने कबर्ड में तुम्हारे कपड़े हैं, चेंज कर लो। मैं भी चेंज कर लेता हूँ। अनिका कबर्ड में से कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है और अक्षय बाहरी अपने कपड़े चेंज करने लगता है। अक्षय कपड़े चेंज करके बेड से कर लगाकर बैठ जाता है। अनिका आती है, वह एक नजर अक्षय को देखकर उसके बगल में लेट जाती है। अक्षय अनिका के बालों में अपना हाथ घुमाकर कहता है, समय राणा तुमसे मिलने क्यों आया था और वह उसे दिन तुम्हें अपने साथ कहाँ लेकर गया था। अक्षय की बात सुनकर अनिका उठकर बैठ जाती है और कहती है, उसे दिन तो आपको पता भी नहीं था कि मैं आपकी बीवी हूँ, नजर रखते थे मुझ पर। अक्षय अनिका को खींचकर अपनी गोदी में बिठा लेता है और उसके सर को अपने सीने पर रखकर कहता है, भले ही तुमसे शादी नहीं कर पा रहा था, ये तो मैं अपना नहीं पा रहा था, लेकिन मोहब्बत तो तुम मेरी हो ही और तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज था। इसीलिए वह ये जान आया था कि मैं उसके साथ बचपन के रिश्ते को बुलाकर आपसे शादी कैसे कर ली, कैसे उसे अपना हर रिश्ता तोड़कर आपसे अपना हर रिश्ता जोड़ लिया। उसमें ऐसी क्या खराबी है कि मैं उसकी नहीं बन पाई। मैंने उसको बोला कि वक्त और हालातों ने हमें एक दूसरे से अलग किया है, लेकिन उसमें कुछ गलती समय की विधि। अगर समय मेरे साथ वह हरकत नहीं करता तो मेरे 5 साल पर बात नहीं होते। 5 साल मेरे माँ बाप को मुझे छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह दुनिया को नहीं बता सकते कि मैं उनकी बेटी हूँ। सिर्फ और सिर्फ समय की वजह से प्यार करना गुनाह नहीं है अक्षय, लेकिन प्यार को शक और पागलपन बना देना गुनाह है। हम अपने पागलपन में ये भूल जाते हैं कि हम उसे लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, उसके माँ बाप को दर्द दे रहे हैं, उनकी बददुआ हासिल कर रहे हैं। अक्षय अनिका को खुद से और ज्यादा सटा लेता है और उसके माथे को प्यार से चूम कर कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ अनिका, बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि तुम्हें किसी के साथ बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे तुम्हारा फ्रीडम छीन लूं। जैसे मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ तुम मुझे सपोर्ट करो, बात बराबर है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम ऑफिस कब से आ रही हो। अनिका अपनी छुट्टी को अक्षय के सीने
पर रखकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है, क्यों आपने तो मुझे जब से निकाल दिया, अब मैं वहां जाकर क्या करूंगी, मैं आपका इंतजार करना चाहती हूँ अक्षय, जब आप शाम को ऑफिस से घर आओ तो मैं आपका इंतजार करना चाहती हूँ, जब सुबह आप ऑफिस जाओ तो मैं आपको छोड़ने आना चाहती हूँ, आपके लिए लंच लाना चाहती हूँ, मैं एक पत्नी बनकर थोड़ा वक्त बिताना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी, अभी मुझे मेरी नई नई शादी को एंजॉय करने दीजिए, आपके साथ वक्त बिताने दीजिए। अक्षय अनिका के बालों में अपनी उंगलियां चलता रहता है, सुकून से अनिका अपनी आंखें बंद कर लेती है और कब वह गहरी नींद में चली जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अक्षय अनिका को आराम से अपने पेट पर लेटा लेटा है और उसकी कमर पर अपने दोनों हाथों को बांधकर आंखें बंद कर लेता है। यही सब तो उसे चाहिए था, ज्यादा बड़ा ख्वाब नहीं था उसका, बस वह अपनी अनिका के साथ जीना चाहता था, उसके साथ अपनी फैमिली प्लान करना चाहता था और आज उसका हर सपना सच हो गया था और इसके लिए वह देवांश आहूजा का जितना शुक्रिया करेगा उतना कम होगा। दूसरी तरफ समय के मेंशन में समय उसे लड़की के पास जाता है, उसे लड़की का चेहरा बालों से ढका हुआ था, समय उसे अपनी एक उंगली से उसके बालों को उसके चेहरे से हटता है तो उसे लड़की के मासूम चेहरे को देखकर समय एक बार कोर्स में खो जाता है, लेकिन फिर वह खुद को काम करके उसे लड़की को आवाज देता है। वह लड़की उठकर बैठ जाती है और अपने सामने समय को देखकर कहती है, थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान और मेरी इज्जत दोनों बचाए, प्लीज अब मुझे मेरे घर भेज दीजिए, मेरी फैमिली परेशान हो रही होगी। समय उसे लड़की की तरफ देखकर कहता है, ठीक है डिनर करो, उसके बाद राघव तुम्हें छोड़ आएगा, वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया। वह लड़की अपना हाथ समय की तरफ बढ़ाकर कहती है, हेलो आई एम खुशी राजपूत, मशहूर बिजनेसमैन अक्षय राजपूत की छोटी बहन। जैसे ही समय के कानों में अक्षय राजपूत की बहन जाता है वह अपनी जगह ही फ्रिज हो जाता है, क्योंकि वह जितना अक्षर राजपूत के नाम को अवॉइड कर रहा था उतना ही अक्षय राजपूत उसकी जिंदगी में घुसता जा रहा था। समय एक अजीब सी स्माइल के साथ खुशी की तरफ देखकर कहता है, इतने बड़े बिजनेसमैन की बहन हो फिर भी रोड पर ऐसे घूम रही थी, क्या तुम्हारे भाई के पास बॉडीगार्ड और गाड़ियों की कमी पड़ गई थी। समय की बात सुनकर खुशी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह समय की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करके कहती है, देखिए मिस्टर, आप जो कोई भी हो, मेरे भाई के खिलाफ एक शब्द बोला ना तो आप जानते नहीं हो मुझे, मैं जितनी सीधी लगती हूँ उतनी सीधी हूँ नहीं, और तुरंत कमरे से बाहर निकल जाती है। खुशी का यह एटीट्यूड समय के चेहरे पर मुस्कान ला देता है। समय भी खुशी के पीछे पीछे डाइनिंग टेबल पर आ जाता है और वहां राघव पहले से ही बैठा था। समय राघव की तरफ देखकर कहता है, मिस राजपूत अपना डिनर कर ले, उसके बाद इन्हें इनके घर छोड़ देना। मिस राजपूत सुन के राघव हैरानी से समय की तरफ देखने लगता है तो समय कहता है, अनिका की ननंद है। जैसे ही खुशी के कानों में अनिका शब्द जाता है वह हैरानी से समय को देखकर कहती है, आप मेरी भाभी को जानते हो। समय हमें अपनी गर्दन हिलाकर कहता है, हाँ बचपन की दोस्त है मेरी, तो जानूंगा नहीं उससे। जैसे ही खुशी यह सुनती है वह खुश होकर कहती है, तो ठीक है फिर आप भी मेरे साथ घर चलो, मेरी फैमिली आपसे मिलकर बहुत खुश होगी और सबसे ज्यादा भाभी। खुशी के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर समय अपने मन में कहता है, ये दुनिया तुम जैसे मासूम लोगों के लिए नहीं है खुशी, तुम्हें खुद को मैच्योर बनाना होगा वरना ये दुनिया तुम्हें बेवकूफ बना देगी। पता नहीं क्यों आज समय की नजरें खुशी से हटाने का नाम ही नहीं ले रही थी। डिनर करने के बाद समय राघव खुशी के साथ राजपूत मेंशन के लिए निकल जाते हैं। देवांश और माया डिनर करके जब अपने घर आते हैं तो माया फिर से देवांश की तरफ देखकर कहती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है तो मुझे तलाक दो और मुझे वापस अपने घर जाना है। देवांश तेरी स्माइल करके अपनी गर्दन को इधर उधर करता है और माया के चारों तरफ चक्कर लगाकर कहता है, और तुम्हें लगता है कि तुम देवांश आहूजा की कैद से आजाद हो पाओगी। सॉरी तो से आया, पर अब तुम इस कैद में आ चुकी हो। आज मैं तुम्हें बाहर तुम्हारे कहने से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से लेकर गया था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम भागने की कोशिश करोगी और मैं तुम्हें भागने देना नहीं चाहता था। माया देवांश की भागने वाली बात सुनकर हैरानी से देवांश की तरफ देखती है तो देवांश कहता है, तुमने मुझे पागल समझा है क्या, जो मैं तुम्हारी माँ की बात ना समझ पाऊँ। बचपन से जानता हूँ तुम्हें, जितना तुम खुद भी खुद को नहीं पहचानती जितना मैं तुम्हें पहचानता हूँ, इसलिए ज्यादा अपना दिमाग दौड़ने की जरूरत नहीं आज से, बल्कि अभी से तुम इस बंगले में कैद हो। तुम अपनी मर्जी से इस गेट के बाहर भी कम नहीं रख सकती हो। आप छल्लो एक कैद को, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मौके दिए लेकिन तुम सारे मेको को जाया करते रही। अब तुम सिर्फ नाम की देवांश की पत्नी रहोगी, वरना तुम्हारा वजूद इस घर में एक नौकर से ज्यादा नहीं होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।